जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसका नामकरण कैसे हुआ, यह सभ्यता कितनी पुरानी है और यहाँ से कुल कितने स्थल खोजे गए हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसकी खोज संबंधी बातें, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम खोज की बात करें तो सबसे पहले जो विद्वान थे उनका नाम था चार्ल्स मैसन। इनको 1826 ईस्वी में पता चला था कि हाँ, कोई भारतीय सभ्यता, यहाँ पे एक प्राचीन सभ्यता थी। जब लाहौर में गए थे तो वहाँ पे इनको कुछ टीले दिखाई दिए, जिससे इनको आभास हुआ कि यहाँ पे कोई एक सभ्यता रही होगी। इन्होंने एक 1842 में एक लेख प्रकाशित किया और इस लेख के द्वारा अन्य लोगों को बताया इसके बारे में। फिर जो समय आता है सन 1856 का, हुआ क्या था, जब कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जब कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसमें कि दो इंजीनियर थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, जो कि दोनों भाई थे, इसलिए इनको बर्टन बंधु भी कहा जाता है। जब एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो इनको रास्ते में एक जगह मिला जो एक ऊंचा टीला था, जिससे कि लोग ईंटें निकाल रहे थे। तो इनको ये आभास हुआ कि हाँ, यहाँ पे कोई बिल्डिंग रही होगी, कोई पक्की ईंट या कोई महल रहा होगा। लेकिन ये नहीं समझ पाया कि एक बहुत बड़ी सभ्यता का ये एक स्थल है। फिर आता है अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 56 के बीच में। इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। तो इनको कुछ सफलता मिली, लेकिन बहुत हद तक ये सफल नहीं हो सके थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके तहत इसके बारे में और बेहतर तरीके से क्या किया जा सके, इसके बारे में पता लगाया जा सके। तो 1861 में स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, तो जनक कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे इसके जनक। फिर समय आता है सन 1921 का। 1921 में जॉन मार्शल महोदय, जो कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे, इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी को अध्यक्ष बनाया गया और इसकी खोज शुरू हुई। जब इसकी खोज शुरू हुई तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की और इससे पता ये चल गया कि भारतीय जो सभ्यता है एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। जैसे कि विश्व की अन्य सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता भी सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि विश्व में कुल 4 सभ्यताएं सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। फिर दूसरा नाम आता है मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का अगले साल खोज हो गया राखालदास बनर्जी के द्वारा, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, उसके एक साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखालदास बनर्जी ने। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में हुई थी, तब नाम हो जाएगा आपका जॉन मार्शल का 1921 में। तो ये तो था कि इसकी कैसे खोज हुई, इससे संबंधित बातें। अगर हम इसके काल निर्धारण की बातें करें, अर्थात इसका समय क्या रहा होगा, तो इसके बारे में अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे कुछ कहते हैं कि 2800 से 2500 ईसा पूर्व, कोई कहता है 3500 से 2700 ईसा पूर्व, कोई कहता है 2000 से 1500 ईसा पूर्व। यानी कि सभी में अलग अलग क्या है, अपने अपना नाम दिए हैं लोग कि अब समय क्या रहा होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था कि इसका समय क्या रहा होगा। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। तो जॉन मार्शल ने बताया था कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के आसपास का समय रहा होगा। तो चूंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का समय क्या रहा होगा जॉन मार्शल के अनुसार, तो जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग अगर समय देखें तो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व का समय रहा होगा। फिर आता है एक पद्धत होती है जिसको C14 पद्धत कहा जाता है, फिर कार्बन 14 पद्धत के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत जीवाश्मों की क्या की जाती है, एज पता की जाती है कि जीवाश्म कितना पुराना रहा होगा। तो फॉसिल्स की सहायता से जब कार्बन 14 पद्धत के द्वारा जब जांच किया गया तो पाया गया कि 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास का समय रहा होगा। इसलिए जो इसका समय मान लिया गया वो मान लिया गया 2500 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास का समय जो है हड़प्पा सभ्यता का समय है। तो ये रहा इसके काल निर्धारण के समय में कुछ मुख्य बातें जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जॉन मार्शल और कार्बन 14 पद्धति का आप लोग याद रखिएगा, समय कब से कब तक है। अब इसके नामकरण के बारे में बात करते हैं। तो नामकरण ऐसे नहीं, नामकरण के पीछे भी अनेक कहानियाँ हैं और उसी के बाद इसका नामकरण किया गया। चूँकि जॉन मार्शल महोदय ने क्या किया, इसकी खोज की थी, इसलिए इन्होंने ही सबसे पहले इसका नाम दिया। चूँकि जो ये सभ्यता के कुछ स्थल स्टार्टिंग में मिले थे वो मिले थे सिंधु नदी के आसपास, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना गया।
फिर आता है डॉक्टर रफ़ीक मुगल, इन्होंने सिंधु सरस्वती सभ्यता का। क्यों? क्योंकि जब देखा गया कि पहले तो सिंधु नदी के आसपास स्थल मिल रहे थे, लेकिन फिर कुछ स्थल ऐसे भी मिले जो कि पहले एक सरस्वती नदी थी उनके किनारे मिले, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, आप मैक्सिमम किताब में देखेंगे तो आपका या तो हड़प्पा सभ्यता आएगा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, लेकिन हाँ ये भी नाम है तो पूछा जा सकता है कभी कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या है, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता भी है। इसका जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। चूँकि प्राचीन से इतिहास में एक बातें चलती है कि जिस सब अगर नामकरण ना समझ में आए कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो ये रहता है कि जिस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हुई है, जिस स्थल की खोज सर्वप्रथम हुई है उसी स्थल के नाम पे पूरी सभ्यता का नाम रखते हैं। तो चूँकि जो सबसे पहले खोज हुई थी वो हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे फेमस है। अब हम आते हैं इसके उद्भव के संबंधी। अगर हम इसके उद्भव की संबंधी बात करें तो इसमें भी विद्वानों में अलग अलग मत हैं, जिसको हमने दो भागों में विभाजित किया, एक था विदेशी मत और दूसरा है क्षेत्रीय मत या फिर स्थानीय मत। तो विदेशी मत जो है इसमें इतिहासकार है मार्शल हो गए, गार्डन चाइल्ड हो गए, डी कौशाम्बी इत्यादि हो गए। ये लोग क्या मानते हैं? लोग मानते हैं कि यह सभ्यता एक सुमेरियन सभ्यता है, उन्हीं की एक विकास है, विस्तार है मात्र। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्शल या फिर गार्डन चाइल्ड के अनुसार जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है किस सभ्यता का विस्तार है, तो सुमेरियन सभ्यता का। क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे सुमेरियन सभ्यता में घरें थी वैसे ही यहाँ भी पाया गया, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताया, तो इसलिए इसको सुमेरियन सभ्यता। और जो बीबीसी जो पत्रकार है उन्होंने भी ज़्यादा मान्यता इसी को दिया है, सुमेरियन सभ्यता का। लेकिन अगर हम स्थानीय मान्यता की बात करें तो स्थानीय मान्यता में दो आते हैं। इन्होंने बोला कि नहीं, इसका विस्तार जो हुआ है भारतीयों के द्वारा हुआ है और द्रविड़ लोगों के द्वारा इसका विकास किया गया। तो इसके जो समर्थक है वो है राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी ने बोला कि नहीं, इस सभ्यता का जो विकास हुआ है द्रविड़ियन के द्वारा हुआ है अर्थात भारतीयों के द्वारा हुआ है। क्योंकि हाँ ये बात है कि वहाँ पे भी घर मिले हैं, यहाँ पे भी घर मिले, पक्के मकान मिले, लेकिन दोनों की जगह पे जो सड़कें मिली हैं वो बिल्कुल अलग है। जैसे वहाँ पे जो सड़कें एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पे विभाजित करती है। यहाँ पे जो नालियाँ हैं वहाँ से अलग है। यहाँ पे जो मुहरें मिली है उस वहाँ के मुहरों से यहाँ के मुहरे क्या है, अलग है। तो इस तरह से इस सभ्यता का विस्तार नहीं है, बल्कि क्या है, यह एक भारतीय सभ्यता ही है और एक नई सभ्यता है। टी एन रामचंद्र जो है इन्होंने आर्य बताया कि इसका निर्माण जो हुआ है, इस सभ्यता का विकास हुआ आर्यों के द्वारा किया गया है। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आर्य आए थे उनका समय था वैदिक एज का समय। जब वो आए तो वैदिक एज के समय की अगर हम देखें उस समय क्या था, उस समय की विशेषताएं, तो उस समय एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करते थे, लोग झोपड़ियों में रहा करते थे। तो बात ये आती है, जब उनको हड़प्पा सभ्यता में जब उनके पास पक्की मकान बनाने की का नॉलेज था, उनके पास पक्की ईंटों का नॉलेज था, तो फिर झोपड़ी में रहना क्यों शुरू किए? तो इस तरह से ये जो है ये बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों से विकास हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का किस इतिहासकार ने बताया, तो टी एन रामचंद्र ने बताया। अगर अब हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी अनेक विशेषताएं हैं। जैसे जो सबसे पहली विशेषताएं हैं नगरीय सभ्यता, इसलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। नगरीय सभ्यता क्यों है? क्योंकि अगर हम इसकी बात करते हैं इस सभ्यता की, तो जैसे आजकल के नगर हैं वैसे ही कुछ विशेषताएं उस समय भी देखी गई है। जब इसका उत्खनन हुआ तो कुछ ऐसे ही देखने को मिला, जैसे कि वहाँ पे भी पक्की ईंटों के घर हुआ करते थे, चौड़ी सड़कें थी, सड़कों के किनारे नालियाँ थी और वहाँ पे क्या थे, स्ट्रीट लैम्प भी थे। तो ये सारी विशेषताएं बताती हैं कि जैसे आजकल के शहरों की विशेषता है वैसे ही वहाँ पे भी उस समय भी ऐसी विशेषताएं थीं, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। फिर आता है कांस्य युगीन सभ्यता। अगर हम देखें तो सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी, वो था तांबा। सबसे पहले खोज किसकी हुई थी, वो तांबा की खोज हुई थी, लेकिन जो तांबा था वो बहुत कमज़ोर हुआ करता था। उसके बाद खोज हुई थी किसकी, तो टीन की। तो क्या हुआ कि जो ये थे तो उस समय क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किए कि तांबा और टीन को मिला करके एक नए धातु का निर्माण किया, जिसको कि कांस्य कहा गया। क्योंकि कांस्य इन दोनों के सापेक्ष ज़्यादा मजबूत था, इसीलिए उस समय के जो वस्तुओं का निर्माण हुआ वो कांसे से किया जाने लगा, क्योंकि कांसा अत्यधिक मजबूत था। तो चूंकि जो कांसा मजबूत था इसलिए निर्माण हुआ और बहुतायत मात्रा में कांसे का इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि पाषाण काल, क्यों, जिस काल में पत्थरों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था उसे पाषाण काल कहा गया। फिर वैसे ही कहा जाता है ताम पसाड़ी युग, जब तांबे का यूज हुआ तो उसको कहा गया ताम पसाड़ी युग कहा गया। तो वैसे ही यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कांसे का युग है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है आद्य ऐतिहासिक।
अगर हम आद्य ऐतिहासिक है तो इसके बारे में क्या कहें। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 आपके हैं, उसमें से जो आपके 3 हैं वो है आपके प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, वह काल जिसमें जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक क्या होता है कि जिस समय लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उस समय तो रिटेन उसका मिला है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और जब क्या होता है, जहाँ पे रिटेन साक्ष्य भी मिले हैं और उनको पढ़ भी लिया गया है, उसी को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्लियर। तो ये समझ में आ गया कि इसको आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिटेन साक्ष्य तो मिले लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। नेक्स्ट है शांति प्रिय सभ्यता। अगर हम इसके शांति प्रिय सभ्यता के बारे में बात करें तो उस समय का अगर हमने जब खनन किया इसके बारे में तो हमें कहीं भी युद्ध से संबंधित कोई भी ऐसा हमें साक्ष्य देखने को नहीं मिला। तो ऐसा पता चलता है कि उस समय के लोग युद्ध पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे बल्कि शांति प्रिय थे, इसीलिए इसको शांति प्रिय सभ्यता भी कहा गया। नेक्स्ट है आपका व्यापार प्रधान। अगर हम व्यापार प्रधान की बात करें तो आपको पता है कि आज भी नगरों में क्या है, नगरें किस लिए जानी जाती हैं, व्यापार के लिए जानी जाती हैं, और जो ग्रामीण एरिया है वो किसके लिए जानी जाती है, कृषि के लिए जानती है। तो चूँकि जो भी क्षेत्र था वो भी क्या था आपका नगरीय क्षेत्र था, और वहाँ पे भी जो प्रधानता थी वो व्यापार की प्रधानता थी। कई यहाँ की मुहरें कई अन्य सभ्यताओं में देखने को मिली है, इसीलिए इसको व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसी में से कुछ, अगर हम थोड़ा सा महत्वपूर्ण है वो है आपकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये तो क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, अगर मेंस जब होता है आंसर राइटिंग करने का तो वहाँ के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं। चूँकि उस समय के सभ्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोई हमारे पास रिटेन साक्ष्य नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं है तो हम इसके बारे में जो भी हमें पता चला है वो उस समय के जो वस्तुएं मिली हैं, उस समय के जो अन्य चीज़ें मिले, उसी से हम पता लगा सकते हैं कि उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कैसे थे। तो ये रही बात इसके बारे में। अब हम बात करते हैं इसके लिपि के बारे में। और इसके हम लिपि के बारे में बात करते हैं तो उस समय के जो लोग थे वो अपने भाव को एक चित्र के माध्यम से क्या किया, प्रस्तुत किया करते थे, इसलिए उस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया। क्योंकि उस समय की लिपियाँ जो थी जब देखने को मिला तो वो जैसे लगा कि कुछ चित्र बनाया गया उस तरह से था, इसलिए इसको भाव चित्रात्मक लिपि या फिर पिक्टोग्राफिक लिपि भी कहा जाता है। जो वो लिपि थी उसकी पहली लाइन जो थी दाएं से बाएं और फिर दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती, तो इस प्रकार से लिपि लिखी जाती थी, इसीलिए इसको सर्पिला काल लिपि कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो किस तरफ से लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। चूँकि अगर हम गाय की देखते हैं कि अगर जो गाय है अगर टॉयलेट करती है और आगे बढ़ती जाती है तो उसका जो टॉयलेट होता है कुछ इस तरह से आगे एक रास्ता बनाता है जिसको हम जिगजैग वे कहते हैं, इसलिए इसको गौमूत्री लिपि भी कहते हैं। क्योंकि नाम सुनने में बहुत ख़राब लग रहा है तो इसलिए इसका एक अन्य नाम दे दिया गया जिसको हम कहते हैं ब्रूस्टोफेडेन लिपि। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय की लिपि कैसी थी, तो पिक्टोग्राफी या भाव चित्रात्मक ना देकर के ब्रूस्टोफेडेन ऑप्शन में दे देगा, तो यही आपकी क्या हो जाएगा, उस समय की लिपि हो जाएगी। क्लियर। अब देखते हैं क्या इसको कभी किसी ने पढ़ने का प्रयास किया, तो जी हाँ, और इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ने का प्रयास किया था तो उनका नाम था वेडेन महोदय। वेडेन महोदय ने इसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था लेकिन वे असफल रहे। क्या कोई भारतीय व्यक्ति भी हैं, तो जी हाँ, भारतीय व्यक्ति थे नटवर झा, जिन्होंने पढ़ने की कोशिश तो की लेकिन वो भी क्या थे, असफल रहे। तो इस तरह से हमें इनके लिपि के बारे में अभी तक इसके बारे में पढ़ा नहीं जा सका है। क्योंकि अगर इसकी बात करते हैं लिपि के बारे में इसमें, तो इसकी जो मूल चिन्हों की संख्या है वो है लगभग 64 है, और अन्य जो अगर चिन्ह की बात करें तो लगभग अक्षरों की बात करते हैं तो 250 से 400 के बीच में क्या है, अक्षर है। जिस तरह से इतने ज़्यादा अक्षर और जो मूल चिन्ह है वो 64 है, इस वजह से इसको पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है। अभी कोशिश किया जा रहा है, आगे अभी पढ़ा जा सकेगा कि नहीं पढ़ा जा सकेगा इसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका विस्तार है। सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो कहाँ पे है, भारत में है। सबसे कम है जो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में केवल 2 ही आपके साइट मिले हैं इसकी। और फिर जो पाकिस्तान है लगभग मध्यम पाए जाते हैं। लेकिन सबसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विस्तार इसका कहाँ पे है, तो भारत में है, और सबसे कम कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में है।
अगर हम इसकी ये बात करें कि सबसे उत्तरी क्षेत्र और सबसे दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, तो इसका जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है वह है आपका मांडा, जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, भारत के जम्मू कश्मीर, अखनूर जिला अर्थात आंखों का नूर, जो कि चेनाब नदी के किनारे है। तो यानी कि सबसे जो उत्तरी जिला है कौन सा है, मांडा है, जो कि किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे। कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो स्थल है वो किस नदी किनारे है, तो चेनाब नदी किनारे है। मैं इस भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बातें कर रहा हूँ मैं। फिर बात करते हैं इसका सबसे दक्षिणी हिस्सा है, तो दक्षिणी हिस्सा जो सबसे है वो है आपका दयामाबाद। सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, दयामाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। यह प्रवरा नदी किनारे है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है और वो किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन में प्रवरा नदी ना दे करके गोदावरी नदी दे दिया था। तो लड़के काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि हम ऑप्शन गलत है, नहीं दिया है, तो हम इसको कैसे सही करें। तो एक बात बताइए, जो प्रवरा नदी है किसकी सहायक, वो गोदावरी की सहायक नदी है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं जो सबसे दक्षिणी स्थल दयामाबाद है वो गोदावरी नदी के किनारे हैं। तो अगर प्रवरा ऑप्शन है तो प्रवरा, या फिर प्रवरा सहायक नदी किसकी है, गोदावरी की, तो गोदावरी नदी भी हम कह सकते हैं। जो सबसे पूर्व हिस्सा है वो है आलमगीरपुर का मेरठ। आलमगीरपुर है जो कि मेरठ में है, यह हिंडन नदी किनारे हैं। ये कहाँ पे, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। और जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो है आपका सुरकांगेडोर है, जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान में है, और यह दाश नदी किनारे हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ऐसे बना सकते हैं कि ये आपका पूर्वी हिस्सा हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। उत्तर में देखें तो यहाँ पे मांडा था। अगर हम दक्षिण में देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, दयामाबाद आ जाएगा। पूर्व में देखें तो आलमगीरपुर, और पश्चिम में देखें तो कौन सा आ जाएगा, सुरकांगे डोरा आ जाएगा। तो कुल इसका यहाँ तक विस्तार था। अगर हम इसके उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण यह लगभग कितना था, तो उत्तर से दक्षिण लगभग 1400 किलोमीटर था और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर था। इस तरह से इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल था वह था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अर्थात हम कुल कह सकते हैं कुल क्षेत्रफल इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। क्योंकि वर्तमान में कुछ अन्य स्थलों की खुदाई हुई है जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है और अब इसका क्षेत्रफल हो गया 20 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, तो लगभग कितना हो जाएगा, 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम इसके आकार की बात करते हैं तो इसका आकार त्रिभुजाकार हुआ करता था, लेकिन चूंकि इस समय अन्य स्थलों की खुदाई हुई है इस वजह से जो इसका आकार है वो विषम चतुर्भुजाकार हो चुका है। तो हमने अभी तक देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, इसका नामकरण के बारे में क्या बातें हैं, सबसे पहले किस स्थल की खुदाई हुई थी, हमने इन सब के बारे में जाना। अगर अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे इससे संबंधित जो मुख्य कौन कौन से स्थल है और उस स्थल से क्या क्या चीज़ें मिली गई। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डांसिंग गर्ल कहाँ से मिला है, घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और यहाँ से जो एक क्वेश्चन का जो एक महत्वपूर्ण एरिया था सिंधु घाटी सभ्यता का उसके बारे में हम बात कर लेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे इसका पतन कैसे हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आज आपको जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है जहाँ पे ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं अगले वीडियो में सबसे पहले क्या करूँगा, जो आपकी प्रॉब्लम होगी पहले मैं उसे सॉल्व करूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो को शुरू करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।